Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Troll। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई शानदार मूवी जिसने हर एज ग्रुप की ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींचा। हमारी किताबों में हमने कई बार ट्रॉल्स के बारे में पढ़ा है कि जब उनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है तो वो हमेशा पत्थर के बन जाया करते थे। मेरी सिस्टर प्रतीक्षा नागर भी ऐसी ही एक मूवी पर काम कर रही है जो कि एक एनिमेटेड मूवी है और वो भी हम लोग आप लोगों के लिए जल्द ही पेश करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम रॉक क्लाइंबिंग करते हुए एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम होता है नोरा और उसके साथ उसके पिता भी होते हैं जो कि उसकी इस रॉक क्लाइंबिंग में मदद कर रहे थे। ऊपर चोटी पर पहुंच जाने के बाद में उसके पिता उसे सामने की पहाड़ी चोटी दिखाते हैं और बताते हैं कि आज भी हमारी दुनिया में ट्रोल्स हैं जो कि अपने आप को दुनिया और इंसानों से छिपा कर रखते हैं। नोरा कहती है कि आखिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ते, तो उसके पिता कहते हैं कि अगर अपने मन की आंखों से देखोगी तो वो तुम्हें जरूर दिखाई देंगे। इसी के साथ वो उन्हें से कहानी भी सुनाते हैं जिसके अंदर 13 ट्रॉल्स थे और वक्त के साथ वो सभी खत्म हो गए। एक बार वो सभी एक पार्टी में गए थे और वहां पर उन्होंने खूब सारा नशा कर लिया और वो सुबह अपने घर पहुंचने से पहले ही लेट हो गए, जिसकी वजह से वो सूरज की किरणों की चपेट में आ गए और हमेशा के लिए पत्थर के बन गए। हम व्यूअर्स को दिखाई पड़ता है कि सचमुच उनकी खोज जाया नहीं गई। जब वो उस पहाड़ी को देखते हैं तो वहां से कुछ ट्रोल्स की शक्लें दिखाई पड़ती है जो कि मानो एक पल के लिए जिंदा होकर फिर से मुर्दा हो गए थे। जिसके बाद कहानी यहाँ से आगे जाती है 20 साल और हम एक रेलवे टनल को देख पाते हैं। इस वक्त यहाँ पर सभी काम करने वाले कारीगर उसकी लंबाई को अंदर से और बढ़ा रहे थे, इसके लिए उन्हें वहां बम फिट करने थे, लेकिन वहीं कुछ लोग खड़े होकर उनका विरोध कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि पहाड़ों को मत तोड़ो, उनमें जान है और वो जिंदा है। मगर ये सभी कारीगर उनकी एक नहीं सुनते और जब बाहर निकलकर उनका लीडर उस बम का बटन दबाता है तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन ऐसा करने के कुछ पलों बाद मानो वहां कोई एक जीता जागता बड़ा दरिंदा आ चुका था। हर कोई इससे अपनी जान बचाकर भाग रहा था और अब तो ये वीडियो क्लिप्स शहर के कमांडर और जनरल के पास भी पहुंच चुकी थी। जिसके बाद उनकी एक कमेटी बिठाई जाती है और ये सभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। इस वक्त नोरा एक डायनोलॉजिस्ट होती है जिसे कि डायनासोर्स के अवशेषों को कलेक्ट करना पसंद था। अब क्योंकि ये भूविज्ञान का मामला था, इसी वजह से उन लोगों ने नोरा को भी इस मीटिंग में बिठा लिया होता है। अगेन उन वीडियो क्लिप्स को चलाया जाता है तो वहां पर हर वैज्ञानिक अपनी अपनी दलीलें देने लगता है। कोई कहता है कि जमीन के नीचे मीथेन बन गई होगी, तो कोई कहता है कि जरूर बम के फट जाने की वजह से जमीन में दरारें आ चुकी होगी, इसी वजह से वो धंस चुकी है। लेकिन नोरा कहती है कि ये जमीन में धंसने के निशान किसी दरार की वजह से नहीं बल्कि किसी के चलने की वजह से हुए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ये किसी के फुटप्रिंट्स हैं? मगर इस बात से सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहां पर एक और औरत आती है और बताती है कि मैंने वहां मौजूद लोगों के मोबाइल्स को हैक करा और उनमें से एक नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में ये साफ साफ पता चल रहा था कि कोई तो बड़ा दैत्य है जो कि इस टनल से निकलकर सीधा जंगल और पहाड़ियों की तरफ गया है और ये पैरों के निशान उसी के हैं। वहीं आगे कहानी में हम एक बूढ़ी फैमिली को देख पाते हैं। ये दोनों ही बैठकर अपना नाश्ता कर रहे थे, तभी इन्हें किसी के चलने की आवाज आती है। इसी के साथ वहां की पूरी जमीन तक हिलने लग गई थी। तभी वो दोनों अपनी जान बचाकर घर के नीचे बने तहखाने में छिप जाते हैं और जब थोड़ी देर बाद ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरीके से साफ हो चुका था और हम व्यूअर्स को वहां पर भी पैरों से बनाया एक बड़ा गड्ढा दिखाई पड़ता है। जिसके बाद उस जगह पर तहकीकात करने के लिए नोरा और उसी की एक हेल्पिंग हैंड एंड्रियास को भेजा जाता है, जहां पर उनकी मुलाकात कैप्टन क्रिस से होती है। वो उन्हें बताता है कि कोई तो बड़ा जीव था जो कि समुद्र के रास्ते यहाँ तक चलता हुआ आया, मगर पहाड़ियों तक निशान जाने के बाद में वो खत्म हो गए। आखिर वो इतना बड़ा जीव गायब कैसे हो सकता है? अब उस बड़े से पैर के निशान को देखकर नोरा समझ जाती है कि ये जरूर किसी ट्रॉल का होगा, क्योंकि बचपन में उसके पिता ने उसे ये कहानियां सुनाई थी। हालांकि पहले तो उसे ये सारी बातें मनगढ़ंत लगती थी, मगर इस पैर के निशान को देखकर वो ये समझ चुकी थी कि उनमें से कोई एक ट्रॉल जाग गया है। उसे अपने पिता पर पूरा यकीन था, इसलिए वो एंड्रियास और क्रिस को लेकर अपने साथ अपने पिता के घर पहुंच जाती है। इस वक्त उसके पिता बंदूक लेकर घर के बाहर आ जाते हैं। उन्हें ये लग रहा था कि शायद कोई पुलिस वाला उन्हें घर से निकालने के लिए आया है, लेकिन नोरा कहती है कि पापा ये मैं हूँ, मुझे केस के सिलसिले में आपसे बातचीत करनी है। हालांकि उसके पिता भी इतने सालों से ट्रॉल के ऊपर ही अपनी सारी रिसर्च कर रहे थे। वो इतने ज्यादा इस काम को लेकर फोकस्ड थे कि वो अपनी पैंट तक पहनना भूल चुके थे। जिसके बाद हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर दीवार पर ट्रॉल से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन थी। ये लोग कब कहाँ कैसे पाए जाते हैं, आखिर इनके जीने का राज क्या है और अब वो कहाँ चले गए हैं। नोरा के पिता उसके साथियों को बताते हैं कि आज से कई सालों पहले भी सेम ऐसा ही इंसिडेंस हुआ था। कोई बड़ा सा जीव आकर पहाड़ियों से निकला और कुछ दूर चलने के बाद न जाने कहाँ गायब हो गया। गवर्नमेंट ने इस बात को दबाया और आम जनता के सामने नहीं आने दिया, मगर मैं इस बात को जानता हूँ कि ट्रॉल अब भी जिंदा है। हालांकि एक बार उन्होंने पब्लिक को बताने की कोशिश करी थी, मगर सभी ने उन्हें पागल समझा और वहां से भगा
दिया। मगर इस खबर को जान लेने के बाद तो उसके पिता पूरी तरीके से श्योर हो चुके थे कि वो बड़ा जीव और कोई नहीं बल्कि ट्रॉल ही है। इसी के साथ वो इन लोगों को ये भी बताते हैं कि आज से करीब 1000 साल पहले ये ट्रॉल यूं ही आम तौर पर घूमा करते थे और अगर कोई आम इंसान इनसे बात करने की कोशिश करता तो उसे सजा मिलती थी। तो नोरा कहती है कि अगर ये बात सिर्फ 1000 साल पुरानी है तो आखिर हमें इनके अवशेष क्यों नहीं मिले। तो उसके पिता कहते हैं कि उन सभी के अवशेष हैं, मगर उन सभी को गुप्त रखा गया है। वो कहाँ है वो मुझे नहीं पता, मगर उनका वजूद जरूर है। जिसके बाद ये सभी मिलकर उस पहाड़ी की ओर जाते हैं जहाँ पर उस बड़े से जीव के पैरों के निशान आकर खत्म हो गए थे। नोरा के पिता वहाँ की जमीन, पेड़ पौधे और पहाड़ों को काफी ध्यान से देख रहे थे और उन्हें इस बात का यकीन था कि वो जरूर यहीं पर है। लेकिन हर जगह देखने पर और साथ ही रेडार सिस्टम में भी फाइंड आउट करने पर वो बड़ा जीव यानी कि वो ट्रॉल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। एंड्रियाज और क्रिस को लगता है कि उसके पिता पागल हो चुके हैं और अब तो नोरा को भी लगने लगता है कि जो चीज यहाँ पर है ही नहीं तो वो इसके बारे में पुष्टि कैसे कर सकते हैं। और तभी अचानक आसमान में बादल आना शुरू हो जाते हैं। उसी वक्त नोरा को एक अजीब सी गंध आने लगती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक बड़ी सी आंख खुली पड़ी दिखती है। बेसिकली वो आंख उसी ट्रॉल की थी जो कि उन पहाड़ियों में आकर सो गया था, लेकिन इन लोगों ने उसे फिर से जगा दिया। जिसके बाद इस कहानी का आता है कि वन ऑफ द बेस्ट सीन जहां पर वो ट्रॉल खड़ा होकर उनके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर कई सारे हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। ये सारी वीडियोस पूरी कमेटी बैठकर देखती है और अब तो उन्हें भी यकीन हो जाता है कि हाँ वो पैरों के निशान सचमुच इसी बड़े दैत्य यानी कि ट्रॉल के थे। ये सभी कैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस हेलीकॉप्टर में वापस से मिलिट्री कैंप आते हैं। नोरा का कहना था कि वो इस मिथिकल क्रीचर पर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, अपनी जांच पड़ताल को और बढ़ाना चाहती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहती है कि ये जीव आम इंसानों के लिए खतरे की घंटी है। हम लोगों को जितना जल्दी हो सके इसे खत्म कर देना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो शहर में आकर सारी चीजों को तबाह कर देगा। हमें तुमसे जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमें मिल गई, तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म होता है और यहाँ से आर्मी अपना काम देखेगी। जिसके बाद तो जनरल से भी इन्हें ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि तुम सभी सैनिक जाकर उस ट्रॉल को हमेशा के लिए खत्म कर दोगे। मगर इस मिशन पर नोरा, एंड्रियाज और उसके पिता भी आना चाहते थे। क्रिस उन्हें काफी बार मना करता है, लेकिन नोरा कहती है कि मैं जरूर कोई ना कोई तो जुगाड़ निकाल लूंगी ताकि इस बड़े से दैत्य का नुकसान भी ना हो और हमारे ऊपर कोई खतरा भी ना मंडराए। उसकी बातों को मानकर क्रिस उन्हें अपने साथ आने के लिए कह देता है। जिसके बाद हम पूरी आर्मी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त घात लगाकर बैठी थी उस ट्रॉल को खत्म करने के लिए। उन सभी के पास में नाइट विजन कैमरास भी थे जिसमें वो दूर से आते हुए ट्रॉल को देख लेते हैं और अब तो कमांडर भी उन्हें परमिशन दे देता है हमला करने की। जिसके बाद वो पूरी आर्मी उसके ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। इसी के साथ बड़े वाले बम गोले भी उस पर छोड़े जाते हैं। अब तो ट्रॉल को भी इनके ऊपर गुस्सा आ चुका था, इसी वजह से उसके हाथ भी जो लगता है वो उसे उठाकर खाने लगता है। इसी के साथ वो वहां मौजूद बड़े बड़े टैंक्स को भी तबाह कर देता है। हर किसी को लगने लगता है कि ये हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हमारे गोले बारूद तो इस पर कुछ असर ही नहीं कर रहे हैं। उस ट्रॉल की त्वचा इतनी मजबूत थी कि उनकी गोलियों का उस पर असर ही नहीं हो रहा था और फाइनली हर आर्मी का सैनिक वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उस ट्रॉल को शांत करने के लिए नोरा के पिता उसके सामने आ जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उससे कम्युनिकेशन बिठाते हैं। ट्रॉल को भी लगने लगता है कि हाँ ये इंसान सचमुच बात करना चाहता है। मगर इतने में ही आर्मी की पीछे से एक बंदूक की गोली आकर उसे लगती है और उन गोलियों से बचने के लिए जब वो अपना हाथ और पैर चलाता है तो गलती से उसके पिता पर वो पैर लग जाता है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। नोरा अपने पिता को बचाने के लिए उनके पास जाती है। वो उनकी जान बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो इतने ज्यादा घायल हो चुके थे कि वो कुछ चंद शब्द कहकर मर जाते हैं, जिनमें शामिल था रॉयल पैलेस और घर। नोरा अपने दिमाग पर काफी जोर डालती है मगर उसे इनकी बातें समझ नहीं आती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिलिट्री कैंप में। यहाँ हम नोरा को देख पाते हैं जो कि अपने बचपन की फोटोज देख रही थी। पहले उसने अपनी माँ को खो दिया और अब अपने पिता को। अब इस दुनिया में उसका और कोई भी नहीं था। उसके पास में इस वक्त उसके पिता की कुछ पुरानी पुस्तकें भी थी। जब वो उन्हें खोल कर देखती है तो उसमें उसे ट्रॉल से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिनके अंदर शामिल था चर्च के बाहर गिरे पत्थर, यानी कि चर्च में जो घंटियां बजती थी ट्रॉल को वो कभी पसंद नहीं थी और इसी वजह से उन चर्चों को तोड़ने के लिए हमेशा से ही ट्रॉल बड़े बड़े पत्थर चर्चों पर फेंका करते थे। नोरा इस बात को समझ गई थी कि उस ट्रॉल को इस शहर से दूर रखने के लिए हमें बमबारी की जरूरत नहीं बल्कि सिर्फ कुछ घंटियां ही ये काम कर सकती है। वो इस प्लान को जाकर कमांडर जनरल और उस पूरी टीम को बताती है। पहले तो कोई इसकी बात नहीं मानता, लेकिन जब क्रिस बताता है कि वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी के सारे वेपन्स भी उसके सामने फेल हैं, तो हमें एक बार नोरा की बात जरूर माननी चाहिए। जिसके बाद हम देख पाते हैं शहर के बीचों बीच उस बड़े से ट्रॉल को। उसी वक्त वहां पर उसे रोकने के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स भी आ जाते हैं, जिनके नीचे बड़ी बड़ी रिंगिंग बेल्स थी। उनकी गूंज उस ट्रोल तक पहुंच रही थी और वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। इसी वजह से वो हमला भी करता है और वहीं पर
मौजूद हेलीकॉप्टर्स को एक दूसरे पर फेंक कर मारता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसके पैरों के नीचे नोरा खड़ी होती है और एक हेलीकॉप्टर उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है, लेकिन ट्रॉल उसके ऊपर वो हेलीकॉप्टर गिरने से पहले उसकी जान बचा लेता है। इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स को ये तो पता चल गया था कि ट्रॉल इंसानों का बुरा नहीं चाहता, वो तो बस अपने आप की शांति पाना चाहता है, इस जगह से दूर चले जाना चाहता है ताकि कोई उसे परेशान ना करे। आगे कहानी में हम देखते हैं कि मिलिट्री कैंप में जितने भी बड़े ओहदे के लोग बैठे थे, यानी कि पीएम, सीएम और वहां के मिलिट्री के कमांडर और जनरल, ये सभी मिलकर ये तय करते हैं कि अब तो शहर पर एक बड़ा परमाणु बम गिराना होगा और इसी वजह से पूरे शहर को खाली करवाया जाता है। नोरा को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं जिसमें उन्होंने कहा था रॉयल पैलेस और घर। नोरा समझ जाती है कि हो ना हो वो ट्रॉल सीधा वहीं जाएगा, इसलिए वो अपने साथी एंड्रियास के साथ किंग पैलेस पहुंच जाती है जहां पर उसे किंग का चीफ मिनिस्टर मिलता है। वो बताती है कि हो सकता है ट्रॉल यहाँ पर हमला करे, इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके इस पैलेस को खाली करना होगा। तभी वो शख्स उन्हें बताने लगता है कि मैं तो इस बात को पहले से ही जानता था। तो नोरा हड़बड़ा जाती है और वो पूछती है कि आखिर आप उसके बारे में क्या क्या जानते हैं, जिस पर वो शख्स बताता है कि आज से हजारों सालों पहले ये कहा जाता था कि अगर किसी राजा के किंगडम के ऊपर अगर दूसरा राजा अपना घर बनाए तो वो काफी ज्यादा शुभ माना जाता था, यानी कि ट्रॉल पहाड़ियों का राजा था। और आज से 1000 साल पहले के किंग जिन्होंने उसके और उसके परिवार के मर जाने के बाद में पहाड़ी पर अपना कैसल बना दिया, यही रीजन था कि वो आज तक काफी ज्यादा फले फूले। और इसी के साथ वो शख्स उन्हें उस ट्रॉल के परिवार के सभी अवशेषों को भी दिखाता है। ये सब कुछ देखकर नोरा हैरान हो जाती है और उसे याद आती है अपनी 1000 साल पुरानी एवोल्यूशन वाली बातें। वो बाकी के अवशेष इन्हें आज तक इसीलिए नहीं मिले थे क्योंकि पुराने राजा ने उन सभी को यहाँ दफना दिया था। इसी के साथ वो उन्हें ये भी बताता है कि काफी समय पहले एक ट्रॉल के बच्चे को यूं ही जंगलों में छोड़ दिया गया था और हो सकता है कि वही अब बड़ा होकर इस जगह का विनाश करने के लिए आया है। नोरा इस बात को समझ जाती है कि रॉयल पैलेस के लोगों ने इन सारी बातों को छुपाया कि ट्रॉल नामक भी कोई बड़े दैत्य होते हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपना राज दरबार ही दिख रहा था। उसके हाथ में एक यूवी लाइट होती है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों वाली लाइट। जब गलती से वो लाइट एक स्केलेटन पर पड़ती है तो वो धीरे धीरे पत्थर का बनने लगता है। तो नोरा को ये बात समझ आ जाती है कि सिर्फ सूरज की किरणें ही ट्रॉल को पत्थर में बदल सकती थी और यूवी लाइट भी वही काम करती है। तो अगर बड़ी मात्रा में यूवी लाइट का इस्तेमाल किया जाए तो उस ट्रॉल को रोका जा सकता है। जिसके बाद वो चीफ मिनिस्टर से एक बड़ी सी गाड़ी की डिमांड करती है और उन्हीं कंकाल के अवशेषों में से एक कंकाल की खोपड़ी अपने साथ ले जाती है और दूसरी ओर कैप्टन क्रिस को कॉल कर देती है और ये कहती है कि जितनी ज्यादा यूवी लाइट्स हो सके एक बड़े से प्लेग्राउंड में लेकर आओ, मैं उस ट्रॉल को सीधा वहां पर लेकर आती हूँ। और उसके बाद आता है इस कहानी का एक वन ऑफ द बेस्ट सीन जहां पर नोरा और एंड्रियास उस बड़ी सी खोपड़ी को लेकर अपनी कार में भाग रहे होते हैं और वहीं ट्रॉल उनका पीछा करता है। लेकिन सड़कें इतनी ज्यादा घुमावदार थी कि उनकी रस्सी टूट जाती है और वो स्केलेटन वाली खोपड़ी रोड पर ही गिर जाती है। जहां ट्रॉल आकर उसे उठाता है और देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके परिवार को इन इंसानों ने ही खत्म किया और अब तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। जिसके बाद तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर नोरा के पीछे भागता है। वही नोरा जिसने ऑलरेडी कैप्टन को कॉल कर दिया था कि यूवी लाइट्स का इंतजाम करके रखना, तो उन्होंने सारा इंतजाम ऑलरेडी कर दिया था। और जैसे ही ट्रॉल उस बड़े से मैदान के बीच में आता है तो सारे सोल्जर्स मिलकर उस पर यूवी लाइट का प्रहार करते हैं और धीरे धीरे ट्रॉल पत्थर में बदलता जाता है। मिलिट्री कैंप में बैठे सारे नेता और अध्यक्ष इस बात से खुश हो रहे थे कि हमने उस बड़े से जीव को हरा दिया। लेकिन तभी नोरा के दिल में एक नरमी आ जाती है। उसको ये बात ध्यान थी कि जब एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर उसके सर पर गिरने वाला था तो ट्रॉल ने ही उसे बचाया था। उसी के साथ उसके पिता ने जब उसे हमला करने से रोका तो वो रुक भी गया था। इसका मतलब ये है कि उस ट्रॉल को झगड़ा नहीं करना, ना ही वो इंसानी जाति का विनाश करना चाहता है। तो क्यों ना हम उसे छोड़ दें और वो हमेशा के लिए पहाड़ियों में चला जाए। जिसके बाद वो खुद ही जाकर उन बड़े बड़े प्लग्स को प्लग आउट करने लगती है ताकि यूवी लाइट की किरणें कम हो जाएं। ऐसा करते हुए ट्रॉल भी उसे देख रहा था। जिसके बाद नोरा उससे कहती है कि हम तुम्हारा नुकसान नहीं चाहते, बस जितना जल्दी हो सके इस जगह से चले जाओ, वरना ये पुलिस वाले तुम्हें खत्म कर देंगे। इस बात को ट्रॉल समझ चुका था और वो वहां से जाने ही लगता है। तभी सूरज की पहली किरणें उसके पर गिरती है और वो वहीं पर पूरी तरीके से पत्थर बन जाता है। इस सीन के CGI सचमुच काफी ज्यादा बेहतरीन थे, जहां पर पहले वो अपने घुटनों पर बैठता है और जमीन पर गिरकर पूरी तरीके से पत्थर बन जाता है। उसकी आंख जो आखिरी बार नोरा को देख रही थी, देखते ही देखते वो भी पत्थर में तब्दील हो जाती है। जिसके बाद नोरा के पास में वहां की प्राइम मिनिस्टर आती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पिता की जितनी भी कहानियां थी वो सारी सच थी। इसी के साथ वो उसे शाबाशी भी देती है कि उसने इतने बड़े खतरे को रोक दिया। लेकिन एंड्रियास और नोरा वहां से जाने लगते हैं। इसी के साथ एंड्रियास भी उनकी जॉब को क्विट कर देता है और कहता है कि मुझे तो तुम्हारा सेक्रेटरी कभी बनना ही नहीं था, मुझे तो एक राइटर बनना था और अब मैं वही बनूंगा, क्योंकि ये सभी लोग उससे जबरदस्ती
जबरदस्ती काम करवाते थे। वहीं एंड्रियास को भी लग रहा था कि उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है, जिसके बाद वो नोरा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। वो उससे पूछता है कि क्या ऐसे और भी ट्रॉल्स हैं। तभी नोरा को अपने पिता की वो बात याद आती है जिसमें उन्होंने 13 ट्रॉल्स की कहानी बताई थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन मूवीज मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।